दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कोर i3, कोर i5, कोर i7 क्या होता है और क्या इसके अंदर डिफरेंसेस है। होता क्या है कि जब भी लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम आप लेने जाते हैं कंप्यूटर मार्केट के अंदर, तो सबसे पहले आपके सामने यही आता है, कोर i3, कोर i5, कोर i7। तो हम कोर i3 ले तो क्यों लें और नहीं ले तो क्यों नहीं लें, कोर i7 क्यों लेना चाहिए, क्यों बेटर है, क्यों महंगा है, कोर i5 क्या वर्क करेगा, क्या वर्क नहीं करेगा और क्यों हमें सेलेक्ट करना चाहिए, इन सारी बातों पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ ये भी होता है कि जब भी आप लेने जाते हैं तो ये भी बात होती है, साथ ही साथ जनरेशन भी आपका चल रहा होता है। यानी कि जैसे ही उसका कॉन्फ़िगरेशन बताया जाएगा तो ये ऐसे बताया जाता है कि ये लैपटॉप कोर i3 है और 4th जनरेशन है, या फिर 3rd जनरेशन है, या फिर 5th जनरेशन है। इस तरीके से जनरेशन के बारे में भी बताया जाता है। जैसे आप सामने देख सकते हैं, ये सीपीयू है कोर i3 7th जनरेशन, कोर i5 7th जनरेशन, कोर i7 7th जनरेशन। तो एक्चुअली ये जनरेशन क्या होता है? अगर कोर i7 ही है, वो 3rd जनरेशन है, तो क्या उसकी स्पीड सही नहीं है? तो हम उसे क्यों ना लें? क्यों हमें कोर i7 का 7th जनरेशन ही लेना चाहिए, 5th जनरेशन ही लेना चाहिए? तो इस वीडियो में ये सारी बातें हम लोग क्लियर करेंगे कि कोर i3, i5, i7 क्या है और जनरेशन क्या है। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिखाई दे रहे रेड बटन पर क्लिक करके प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप की एक से एक लैपटॉप और कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैं लेकर के आने वाला हूं। और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे क्या होगा कि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपकी तरफ से लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे जनरेशन के बारे में कि एक्चुअली जनरेशन होता क्या है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो भी सीपीयू होता है या जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट होते हैं, उसके अंदर जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला पार्ट है वो होता है ट्रांजिस्टर। यानी जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है कंपोनेंट वो है ट्रांजिस्टर, जो दिखने में इस तरीके का होता है। 3 लेग्स होते हैं उसके अंदर, और जो सीपीयू होता है उसके अंदर लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर्स मिल करके एक सीपीयू बनता है। तो जनरेशंस क्या होता है कि जो स्टार्टिंग के जो जनरेशंस थे ट्रांजिस्टर्स के, ये बड़े साइज के हुआ करते थे, फिर छोटे होते गए, छोटे होते गए। जैसे जैसे जनरेशंस ट्रांजिस्टर के चेंज होते हैं या किसी भी सीपीयू को चेंज होता है, कोई भी सीपीयू का जनरेशन जो चेंज होता है वो ट्रांजिस्टर पर डिपेंड करता है। एक्चुअली होता क्या है कि जितना हम छोटा से छोटा ट्रांजिस्टर बना लेंगे, छोटा से छोटा ट्रांजिस्टर यूज कर लेंगे, उतना ही विद्युत की कम खपत होगी। यानी कि बैटरी बैकअप बढ़ेगा, बैटरी की खपत कम होगी, बैटरी कम कंज्यूम करेगा। तो जनरेशन बहुत ही महत्व रखता है। तो एक्चुअली होता क्या है, प्रोसेसर इंटेल जो है हमारा, वो हर साल या फिर 2 साल में जनरेशन को चेंज करता है। वो क्यों करता है कि 1 साल या 2 साल के अंदर उसने ट्रांजिस्टर के साइज को कितना छोटा कर पाया। जैसे ही वो छोटा कर पाता है और उससे काम और बेहतर तरीके से ले पाता है, और इस तरीके का ट्रांजिस्टर का जैसे ही वो आविष्कार कर पाता है, तो जनरेशन चेंज हो जाती है, जनरेशन हायर जनरेशन में आ जाती है। तो होता क्या है कि जैसे आज के कुछ साल पहले कि जो प्रोसेसर हुआ करते थे, जैसे आप देख सकते हैं पेंटियम 4 वगैरह का, या फिर उससे पहले वाले प्रोसेसर्स, उसके अंदर जो ट्रांजिस्टर्स हुआ करते थे 28 नैनोमीटर्स मान सकते हैं, 20 नैनोमीटर्स, यानी कि उसका साइज थोड़ा सा बड़ा था। अभी जो यूज हो रहा है 14 नैनोमीटर का ट्रांजिस्टर यूज होता है, यानी कि उसको आप नग्न आंखों से देखना भी बहुत ही मुश्किल हो सकता है। इतना छोटा ट्रांजिस्टर का आविष्कार हो चुका है, जो उस छोटे से सीपीयू के अंदर लगाया जाता है। लगाने के बाद जो सीपीयू हमारा बन करके रेडी होता है। तो जैसे ये 1 बाय 1 करके जनरेशन बढ़ता है, जनरेशन बढ़ने का मतलब होता है, जनरेशन नेक्स्ट आ जाने का मतलब यह होता है कि ट्रांजिस्टर के साइज को और भी उन लोगों ने छोटा कर लिया। अब छोटा करने के साथ साथ उसका जो है परफॉर्मेंस भी बढ़ता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें विद्युत की खपत कम होती है। तो जितने भी आप हाई जनरेशन के यानी कि न्यू जनरेशन के लैपटॉप्स को आप देखेंगे तो उसका बैटरी बैकअप हमेशा हाई होगा। तो जनरेशन के बढ़ने का मतलब यह होता है कि बैटरी बैकअप का हाई होना। आप i7 का लैपटॉप कोई भी वो आप उठा करके देखेंगे तो उसका बैटरी बैकअप आपको हाई मिलेगा। अगर जनरेशन 3rd जनरेशन या 4th जनरेशन जैसे जनरेशन नीचे आएंगे तो उसका बैटरी बैकअप कम मिलेगा आपको। तो यह होता है जनरेशन। अब हम बात करते हैं कि
हम एक्चुअली कैसे समझ पाएंगे कि इस लैपटॉप के अंदर या फिर डेस्कटॉप के अंदर जो सीपीयू लगा है वो थर्ड जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन है, या फिफ्थ जनरेशन है, या सिक्स जनरेशन है, या फिर सेवंथ जनरेशन है? तो दोस्तों इसमें बहुत ही सिंपल फंडा है। हम नेक्स्ट देखते हैं जनरेशन आइडेंटिफिकेशन के बारे में। तो जो नंबर्स उस पर लिखा होता है बहुत ही सिंपल, उसको पहचानने का तरीका होता है जो आप बिल्कुल आसान तरीके से जान सकते हैं। उसमें सबसे पहले लिखा रहेगा इंटेल कोर, और उसके बाद लिखा होता है i7। अगर i3 होगा तो i3 लिखा होगा, i5 होगा तो i5, या फिर i7 होगा तो i7 लिखा होगा, ये लिखा रहता है। उसके बाद कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं इस टाइप के। इस नंबर का जो फर्स्ट नंबर होता है वो होता है जनरेशन। अगर 6 लिखा हुआ है तो वो 6th जनरेशन का है, अगर 3 लिखा हुआ है तो थर्ड जनरेशन का है, 4 लिखा हुआ है तो फोर्थ जनरेशन का है, और अगर 7 लिखा हुआ है तो वो 7th जनरेशन का है। उसके बाद होता है वो नंबर्स, जो प्रोसेसर का अपडेट्स नंबर होता है वो नंबर्स ये होता है, और उसके बाद एक सिंबल मिलेगा आपको जिसके आगे के भी हो सकता है, एच हो सकता है, टी हो सकता है। ये नंबर्स उसके टेक्निकल कुछ स्पेसिफिकेशन को दर्शाते हैं। इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसके बारे में, इस कोड के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये कोड हमें क्या दर्शाता है। अगर इसमें हम बात करेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो सकती है। तो आप यहां से जनरेशन का पता लगा सकते हैं। जो भी नंबर दिया हुआ है उसके फर्स्ट अंक से आप पता कर पाएंगे कि वो कौन सा जनरेशन है। तो आगे अब हम बात करते हैं कोर i3 के बारे में कि कोर i3 के अंदर क्या है। तो कोर i3 एक्चुअली ड्यूअल कोर है। इसके अंदर 2 कोर मिलकर के वर्क को करता है, और इसके अंदर हाइपर थ्रेडिंग है। हाइपर थ्रेडिंग एक्चुअली क्या होता है? हाइपर थ्रेडिंग इसके अंदर एनेबल्ड होता है। आप जब भी लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम परचेज करते हैं तो उसके मदरबोर्ड में या उसके सीपीयू में, जब भी आप सीपीयू परचेज करते हैं तो सीपीयू पर आपको देखना जरूरी होता है कि उसके अंदर जो भी कोर है, कोर तो ठीक है, उसके बाद हाइपर थ्रेडिंग भी एनेबल्ड है क्या। अगर आप कोई भी परचेस कर रहे हैं, ड्यूअल कोर परचेस कर रहे हैं लैपटॉप, या फिर क्वाड कोर परचेस कर रहे हैं, और चीजें वही है लेकिन उसके अंदर अगर हाइपर थ्रेडिंग है और उससे 1500 रुपए कॉस्ट बढ़ता है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हाइपर थ्रेडिंग अनेबल्ड वाले लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम को परचेस करें। ये एक्चुअली क्या होता है कि आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, तो अगर आपका ड्यूअल कोर है यानी कि उसके अंदर अगर 2 कोर है तो हाइपर थ्रेडिंग अनेबल कर देंगे तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उस 2 कोर को 4 कोर में समझने लगता है, यानी कि आपका ड्यूअल कोर लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम बन जाता है क्वाड कोर, यानी कि उसके अंदर 4 कोर सीपीयू की तरह काम करना शुरू हो जाता है। तो अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो कोर मिल रहा है, कोर के साथ अगर हाइपर थ्रेडिंग एनेबल्ड है, तो आप मान लीजिए कि आपका लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम काफी बेहतर तरीके से काम करने वाला है। अगर यही ड्यूअल कोर में हाइपर थ्रेडिंग नहीं है तो बिल्कुल 40% से लेकर के 50% आपका लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम स्लो वर्क करेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि कोर के साथ साथ आपको हाइपर थ्रेडिंग एनेबल्ड का भी ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कोर i5 के बारे में। इसके अंदर थोड़ा सा लैपटॉप में थोड़ा सा अलग कॉन्फ़िगरेशन मिलता है और डेस्कटॉप में अलग कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। लैपटॉप के अंदर ड्यूअल कोर मिलेगा और हाइपर थ्रेडिंग एनेबल्ड मिलेगा, जिसकी वजह से क्या हो, आपका 2 कोर ही बन जाता है 4 कोर। और डेस्कटॉप के अंदर क्या होता है कि क्वाड कोर मिलता है, यानी कि लैपटॉप जो है ड्यूअल कोर होते हुए आपका हाइपर थ्रेडिंग की वजह से क्वाड कोर बन गया, और डेस्कटॉप जो होता है वो क्वाड कोर प्रोसेसर ऑलरेडी उसमें होता ही है, इसके अंदर हाइपर थ्रेडिंग अनेबल्ड नहीं होती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि लैपटॉप और डेस्कटॉप ये दोनों बिल्कुल सेम वर्क कर रहे होते हैं, सेम स्पीड आपको देंगे। तो अगर आपको सिंपल वर्क करना है, जैसे MS ऑफिस वगैरह चलाना है, सिंपल फोटोशॉप वगैरह चलाना है, या फिर डिजिटल स्टूडियो खोलना है, या फिर जनसेवा केंद्र वगैरह खोलना है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि कोर i5 में आप पैसा इन्वेस्ट ना करें, उसके जगह पर आप कोर i3 ही परचेस करें, क्योंकि इसके अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका इस लेवल का काम करने के लिए सारी की सारी सुविधाएं आपको मिल जाती हैं। ये इस सारा काम करने के लिए कंपेटेबल है, तो आपका इस टाइप का सारे काम को ये आसानी से कर सकता है। i5 के लिए पैसा इन्वेस्ट करने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर आप इन सारे काम के साथ साथ कुछ एडिटिंग का भी काम करते हैं, थोड़ा सा गेम वगैरह हाई क्वालिटी का अगर आप खेलना चाहते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप i5 को लें। i5 में आपको अगर हाई
वर्जन का आपको एडिटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह चलाना है, जैसे आफ्टर इफेक्ट होता है, तो इन सभी को चलाने के लिए i3 से बेस्ट होगा। i3 में थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वही i5 में ये बिल्कुल मस्त चलेगा, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है। या फिर हाई ब्राउजिंग करना है, या फिर आप ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, फोटोशॉप बहुत ही ज्यादा चलाते हैं, बड़ी बड़ी फाइलें बनाते हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स वगैरह डिजाइन करते हैं, इस टाइप का अगर थोड़ा सा हायर वर्क है आपका, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप i3 की जगह पर i5 को परचेस करें, ताकि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो। आगे हम बात करते हैं कोर i7 की। तो इसके अंदर भी लैपटॉप में थोड़ा अलग कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा और डेस्कटॉप में आपको अलग कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। लैपटॉप में आपको मिल सकता है ड्यूअल कोर और क्वाड कोर, दोनों में से कोई भी मिल सकता है। ड्यूअल कोर एक्चुअली उन लैपटॉप्स में मिलता है जो काफी स्लिम बनाए जाते हैं और जो भी 50, 60, 70, 80 हजार रुपए के आसपास आज के डेट में हैं, इनमें लगभग ड्यूअल कोर मिलेगा। और क्वाड कोर जिन लैपटॉप्स में मिलेगा, ये थोड़े हैवी लैपटॉप्स में मिलेगा। ये काफी कॉस्टली लैपटॉप है i7 में, जिसके अंदर क्वाड कोर प्रोसेसर लगा हुआ है। इसकी थिकनेस थोड़ा सा मोटी रह सकती है, थोड़ा ज्यादा रह सकती है। तो आप लेते समय अगर लैपटॉप के अंदर ड्यूअल कोर है या फिर क्वाड कोर है, तो इन दोनों में ही हाइपर थ्रेडिंग एनेबल्ड होती है, जिससे क्या होता है कि जो भी कोर है वो कोर जस्ट डबल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम समझता है, तो आपको डबल स्पीड मिल पाती है। और डेस्कटॉप में आपको या तो क्वाड कोर मिलेगा या फिर ऑक्टा कोर मिल सकता है। तो अगर आपको बहुत हाई एंड काम करना है, तो इसके अंदर भी जो है हाइपर थ्रेडिंग एनेबल्ड होता है, डेस्कटॉप के अंदर भी। तो ये भी जो है इसका भी ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल जो है डबल करके कोर को समझता है और जस्ट डबल वर्क स्पीड को करता है। तो अगर आपको बहुत हाई एंड वर्क करना है, बहुत हाई वर्क करना है, बहुत हाई क्वालिटी की आपको वीडियो मिक्सिंग वगैरह करना है, तो मैं सजेस्ट करूंगा i7 चुने। और खास करके लैपटॉप से डेस्कटॉप की परफॉर्मेंस आपको यहां पर ज्यादा मिलेगा, अगर खास करके डेस्कटॉप में ऑक्टा कोर सीपीयू आपने लगा लिया है तो, क्योंकि इसके अंदर दोनों के ही अंदर हाइपर थ्रेडिंग एनेबल्ड है। और डेस्कटॉप के अंदर आपको ऑक्टा कोर मिल सकता है, लेकिन ऑक्टा कोर का डेस्कटॉप पीसी भी बहुत ही हाई रेंज में जाएगा। इसके अंदर हाई क्वालिटी की गेम आप खेल सकते हैं, बहुत बेहतर तरीके से एडिटिंग सॉफ्टवेयर, आप कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर आप इसमें चला सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कोर i3, कोर i5, कोर i7 आप जो है बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे, और अब आप अपना लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम परचेस करने जाएंगे तो बेहतर तरीके से सीपीयू आप सिलेक्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में हमें बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।